अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अहम खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन से मुतलिक जो कानून था उसको कलअदम करार देते हुए आइन के ख़िलाफ़ करार दे दिया है। इस कानून के हवाले से अगर बात करें तो इस कानून के कलअदम करार देने के बाद अब ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद जो नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलना था या फिर जहांगीर तरीन साहब को रिलीफ मिलना था, अब वो उनको रिलीफ नहीं मिल सकेगा। तो इस बात में किस हद तक सदाकत है कि इस कानून के कलअदम करार देने से क्या वाकई मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी या फिर अमली तौर पर सियासत में आने के जो रास्ते हैं वो बंद हो गए, या फिर आपको याद होगा कि हाल ही में जो हुकूमत ने कानून साजी की थी जिसमें इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी 62(1)(f) में, तो क्या उसमें कोई गुंजाइश निकल सकती है या फिर इस कानून को कलअदम करार देने के बाद वाकई तमाम रास्ते जो हैं वो बंद हो चुके हैं। दूसरी जानिब अगर देखें तो निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर ताहाल कोई इत्तफाक नहीं हो सका। आज भी अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात होनी थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, लेकिन ताहाल मुलाकात नहीं हो सकी और सदर मुमलिकत ने ख़त लिखकर कल तक जो नाम है वो मांग लिए हैं। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो जेब के सेनेटर हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनमा रफ़ीक रजवाना साहब और माहिर कानून और सीनियर रहनमा तहरीक इंसाफ शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। इस वक्त कामरान साहब अगर आपसे शुरू करें तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया उसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ अब आरा सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे पहले हमने देखा कि जो ये कानून था वो सेनेट ने पास किया, फिर वो कौमी असम्बली में गया और उसके बाद ही उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो तासुर दिया जा रहा है कि इस कानून को कलअदम करार देने के बाद अब जो वो मुतासरा जो लोग थे उनका रास्ता बंद हो चुका है, आप इससे एग्री करते हैं या आप समझते हैं कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है उसमें अभी भी गुंजाइश है, जो वो 10 साल से या ताहयात नाइली थी वो उससे ख़त्म होती है? देखिए, वहाँ पे भी गुंजाइश पैदा की गई है और खाली ये नहीं था कि ये इसमें ये तो ऐसी एक हमने रास्ता दिया था कि जजमेंट अगर कोई जहाँ पे रिव्यू का कोई वो हो तो उसका स्कोप बढ़ जाए, तो चले उनको पसंद नहीं था, इसको सेट असाइड कर दिया। इसको सेट असाइड करने का उन्होंने जवाज़ भी वो कर दिया कि जवाज़ ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए थी और इस तरह से आम कानून के ज़रिए नहीं हो सकता। मगर उससे ज़्यादा जो है वो मेरा जो अपने ज़हन में जो सवाल पैदा होता है, ये जून के मिड में जो है ये जजमेंट रिजर्व हुई थी और अब ऑलमोस्ट अगस्त का मिड है, ठीक है। तो जब इसके लिए जब इतना लंबा अरसा जजमेंट रिजर्व रही और इसके लिए इंतज़ार शायद पता नहीं क्यों इतना लंबा किया गया, अब उसको लोग ये कहते हैं कि जी जो गवर्नमेंट की जाने का इंतज़ार किया गया है, तो ये अगर ऐसी बात है तो ये तो फिर एक बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल पैदा हो गई कि हम तो चले पॉलिटिक्स करते थे, पॉलिटिक्स खेलते थे, अगर कोई इदारों के पार्ट पे भी कोई पॉलिटिक्स आने लग गई और उसमें भी जो है वो उस बॉडी का इंतज़ार किया गया जो इसको अगर फ़र्ज़ करिए कि कोई डायरेक्शन है, आपने सेट असाइड कर दिया, आपकी जजमेंट के इन कॉन्सोनेंस दोबारा अगर कोई कानून साजी की ज़रूरत थी तो वो बॉडी नहीं रही या बॉडी का एक हिस्सा नहीं रहा पार्लियामान का, तो ये शायद ये उससे ज़्यादा तकलीफ दे। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर सकती है आर्टिकल 8 के टच स्टोन पे, वो उनका हक है, मगर वो हक से जो ना जो मामला इस तरफ गया है ये थोड़ा तकलीफ में जाता है। ठीक है, लेकिन रजवाना साहब आप क्या समझते हैं? अब हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने कल ही ये कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगले माह वतन वापस आ जाएंगे। इस कानून के बाद हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून का भी मौक़िफ़ एक सामने आ रहा था, जैसे कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि 19 जून के करीब ये फ़ैसला महफूज हुआ और अब वो फ़ैसला आज जो है वो सुनाया गया है। तो इस फैसले के बाद आप समझते हैं कि मियाँ साहब के शेड्यूल में या वतन वापस आने में कोई रद्दोबदल हो सकती है, या आप वाकई समझते हैं कि उनके आने का रास्ता बंद हो चुका है? रास्ता तो बंद नहीं हुआ जी, ये कानून साजी हुई जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी कानून साजी प्रोसेस में थी और बिल मंजूर भी नहीं हुआ था तो उसके खिलाफ स्टे दे दिया गया, अभी वो वजूद में नहीं आया, उस पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया और असम्बली कल गई और आज फैसला आ गया। तो इस तनाज़र में देखें तो ठीक है, उस कानून में जो कानून पास किया पार्लियामेंट ने उसमें कुछ चीज़ ऐसे थी जो कुछ मेरा ख्याल है जिस पर कोई गुफ्तगू की जा सकती है फॉर एंड अगेंस्ट। अगर सवाल ये है जो आपने बात की है अभी कि मियां नवाज शरीफ साहब का क्या रास्ता बंद हो गया, मैं नहीं समझता कोई रास्ता बंद हो गया। वो एक पॉलिटिकल लीडर है, उन्होंने कोई रास्ता खोले या ना खोले, उन्होंने पाकिस्तान वापस आना है, नंबर 1। दूसरी बात सुन लेगा,
दूसरी बात ये है कि उनको नहीं, ऐसे लोगों को हक दिया गया था कि सुओ मोटो में जो है कोई अपील प्रोवाइडेड नहीं है। कि खास तौर पे ताहयात नाअहली वाले केस ऐसे हैं जिसमें रिसेंट हाँ केसों में, जैसे कि फैसल बोडा साहब के दौरान समाज केस में चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये काला कानून है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये एहसास हुआ था कि ये फैसला जो है ताहयात नाअहली का ये गलत था, जो कि ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो ताहयात नाअहली प्रोवाइडेड थी, ना ही इलेक्शन एक्ट में 2017 के या उससे पहले के इलेक्शन लॉज में कभी कोई ताहयात नाअहली की कोई ऐसी प्रोविजन थी। अब जब ऐसी ठीक है। सजा थी ही नहीं तो वो कैसे दे दी गई? और अब अगर असेंबली ने कानून पास कर दिया इलेक्शन एक्ट 2017 में, एक सजा 5 साल की मुकर्रर कर दी गई, तो एक कानूनी जवाब पैदा होता है कि आया ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा, मौसर बमाजी होगा या मौसर व मुस्तकबिल होगा, कि जो लोग आइंदा नाअहल होंगे तो उनके लिए 5 साल की सजा होगी, और जो पहले नाअहल ताहयात हो चुके तो उनके लिए ताहयात नाअहली होगी। इस पर मेरी याददाश्त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार की एक पिटीशन पड़ी है जिसमें उन्होंने जजमेंट्स को रिविजिट करने के लिए एक दरखास्त दी है और कहा कि लार्जर बेंच बनाए, इफ ठीक आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है जी। तो मेरी नजर में ठीक। आज का जो फैसला है उसमें बेहतर था लार्जर बेंच बन जाता या फुल कोर्ट बन जाता, तो फॉरेन अगेंस्ट जो इसके खिलाफ बातें हो रही है वो शायद कम उंगली उठती और सुप्रीम कोर्ट सुरखरू होकर निकलती। चीफ जस्टिस साहब भी अगले महीने 15-16 सितंबर को जा रहे हैं, तो उन पर जितने कम जी एतराज सर। होते बतौर एक वकील के और सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा होने की हैसियत से बतौर वकील, सीनियर वकील हम अमूमन पेश होते हैं, तो हमें भी एहसास होता है कि बड़े खामोशी से और मजीद ठीक है। किसी ठीक है। एतराज की लेकिन गुंजाइश के ठीक है लिए रजवाना साहब, हम शोएब हो शाहीन रहे हैं। साहब की तरफ भी चलते हैं। शोएब शाहीन साहब, अब आपको याद होगा कि जैसे ही इस बिल पर स्टे आया, जैसे ही अदालती हुक्म आया कि इस पर अमल दरामद जो है वो रोका जाए, तो उसके बाद आपके मुखालफिन ये तनकीद कर रहे थे जब आपने अली ज़फ़र साहब ने पार्लिमान के अंदर कहा कि ये बिल जो है कलअदम कानून जो है वो कलअदम करार दिया जाएगा आने वाले दिनों में। तो आपके मुखालफिन अब ये तनकीद कर रहे हैं कि इस तमाम सूरत हाल का आपको इल्म पहले कैसे था कि ये जो है कानून कलअदम करार होने जा रहा है। और दूसरी बात यह कि उससे इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम है उसमें भी तो गुंजाइश मौजूद है कि अगर मियाँ साहब इंतखाबात में हिस्सा लें या फिर जहांगीर तरीन साहब लें। देखें, पहली बात तो आपको बताऊं इस लॉ का बैकग्राउंड क्या था जिसका अभी फैसला आया है, रिव्यू ऑफ जी जजमेंट एंड ऑर्डर। ये इससे जी पहले एक कानून पास हुआ था, बिल पास हुआ था, बल्कि सब्सिक्वेंटली वो एक्ट भी बन गया। वो था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023। तकरीबन इसके अंदर जो शिक्के मौजूद हैं वही उसके अंदर मौजूद हैं, ये ओवरलैपिंग है एक दूसरे के साथ। और उसके अंदर भी ठीक यही है। बात है कि जो 184(3) की प्रोसीडिंग्स होंगी उसके खिलाफ अपील प्रोवाइडेड है इस नए वाले बिल, या उसको आप एक्ट कहेंगे, उसके अंदर दे दी गई। और साथ ही उसमें जो बाकी इसके अंदर भी कुछ चीज़ें थी कि वो अपील लार्जर बेंच सुनेगा और इसके अलावा ठीक है। वकील चेंज करने का अख्तियार होगा। ये बेसिक 3 चीज़ें थी और ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आ गई। मसलन इसमें आया रिव्यू, ये सब्सिक्वेंट आया, वो अभी एक्ट। अच्छा, उसके अंदर एक चीज़ और थी, वो ये था कि 3 सीनियर मोस्ट जज यानी इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, वो 184(3) की कोई भी पिटीशन आएगी उसकी फिक्सेशन और उसका बेंच बनाने का अख्तियार उन 3 का होगा। और इसी तरह बाकी ठीक चीज़ें है। ये एक दूसरे दोनों में थी। उसको बिल की सूरत में उसको चैलेंज किया गया और बिल वो सस्पेंड हो गया। इन द मीनवाइल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिव्यू पिटीशन, और वो रिव्यू आई थी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो 4/4 को हुआ था कि 14 मई को आप इलेक्शन करा दें, क्योंकि 30 अप्रैल वाले इलेक्शन को चेंज कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने यूनिलेटरली, और उसने 8 अक्टूबर की डेट रख दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया कि 14 मई को इलेक्शन होगा, तो इस दौरान रिव्यू पिटीशन आ गई सुप्रीम कोर्ट में, और रिव्यू पिटीशन का फैसला अभी बिल्कुल होने ही वाला था, आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो चुके थे तकरीबन। तो इस दौरान ये नया एक्ट आ गया। इस एक्ट के अंदर कुछ तो वही प्रोविजन थी जो पहले हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी ट्विस्ट आ गई। एक तो ये आ गया कि आप उन दोनों में ये एक तीसरी चौथी चीज़ भी कदरे मुश्तरक थी कि जो बैक डेटेड लोग हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसका इतलाक कर दिया गया कि कोई भी शख्स जिसके खिलाफ 184(3) में कोई फैसला आया हो वो अब आकर के प्रोसीडिंग्स में शामिल हो सकता है और वो इनिशिएट कर सकता है रिव्यू पिटीशन, और उसमें अपील थी। अब मसला ये हुआ कि जब ये एक्ट आ गया तो इस एक्ट को सामने लाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 ऑप्शन थे
या तो इस एक्ट की पहले बारीज को फाइनलाइज कर लें, या फिर पहले इस एक्ट के अमल दरामद करते हुए उस रिव्यू को लार्जर बेंच में डिसाइड कराएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पहले इसको डिसाइड करेंगे। वो जो रिव्यू का फैसला आना था वो पेंडिंग हो गया और इसके ऊपर बहस शुरू हो गई। अब इसकी बहस के बाद ये चीज़ सामने आ गई, और इस दौरान जब आर्गूमेंट्स ये हो रहे थे तो अटॉर्नी जनरल साहब ने खुद एडमिट किया इस बात को कि ये दोनों लॉज एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग है। हम कोई पार्लियामान से हमें टाइम दे दें, 2-3 दफ़ा टाइम दिया उन्होंने, हम पार्लियामान से इसका कोई हल निकालते हैं कि कैसे के कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के मुताबिक हम इसमें कोई लॉ बना के लाएं या आइन में बिल्कुल सर, वो याद है। जाहिर है आइन की तरमीम मुमकिन नहीं थी, क्योंकि इनके पास 2/3 मेजॉरिटी ना सिर्फ इनके पास नहीं थी, बल्कि वो जो पीटीआई के लोगों ने इस्तीफे दिए और वो सब्सिक्वेंटली हाई कोर्ट ने वो नोटिफिकेशन सस्पेंड भी किए, लेकिन स्पीकर ने रास्ते बंद कर दिए और उन्होंने कहा आप नहीं आ सकते। इसलिए 2/3 मेजॉरिटी से आइन में तरमीम तो हो नहीं सकती थी। फॉर दैट पर्पज ये अपेरेंटली पहले दिन से नजर आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन, अख्तियार और जो कॉम्पिटेंस है उसके बारे में सादा कानून साजी के जरिए तब्दील करना, हमारी पहले दिन से ये राय थी कि जो पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कर्टेल करें, उसको एनहांस करें, या उसमें कोई अमेंडमेंट करें या कोई चेंज करें, तो वो आप थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, बट नॉट अदरवाइज। कामरान साहब, अगर अब ये आज का जो फैसला है इसके बाद हम ये तो कह सकते हैं कि हुकूमत या जो निगरान हुकूमत हो उसके बाद तो एक सूरत हाल जो है वो और पैदा हो जाएगी, लेकिन आप समझते हैं कि आज के फैसले के बाद अब मुस्लिम लीग नून हो या पीडीएम हो या फिर पीपल्स पार्टी हो, उनके पास कोई कानूनी रास्ता या आईनी रास्ता एक मौजूद है? आप समझते हैं या अदालत से रुजू किया जा सकता है, 30 दिन में अपील दायर हो सकती है? देखिए, वो तो जिसके पास अपील का हक था वो अपील का हक ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो है वो ये रिव्यू ऑफ जजमेंट्स जो है ना, वन टाइम उनको ये सहूलत आप समझ लें कि सहूलत दी गई थी। तो वन टाइम सहूलत अगर उसमें किसी को मिल जाती और कोई दूसरा बेंच सुन लेता तो मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी ज़्यादती वाली बात नहीं हो जाती। ये बात यकीनन आर्गुएबल है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होनी चाहिए थी या आम कानून के ज़रिए अमेंडमेंट हो सकती थी, मगर स्टिल जो है ना वो बात अगेन ये है कि अगर इससे पहले जिस तरह से जहांगीर तरीन को या नवाज शरीफ को जिस तरह से नाअहल किया गया और स्टेट अवे सुप्रीम कोर्ट के स्टेज पे किया गया, तो इस तरह से अगर किसी के साथ अगर ज़्यादती हुई है और उस ज़्यादती का मदावा अगर कोई करने की कोशिश की है और वो ज़्यादती का मदावा भी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने ही करना था या उसके जजों ने करना था, अगर वो देखते कि इसमें कोई गुंजाइश है तो इसमें मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं था। पॉलिटिक्स का रास्ता रोकना, किसी फंडामेंटल राइट को उसका ज़िंदगी भर ख़त्म कर देना और वो भी आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जाके, आउट ऑफ लॉ जाके, तो ये मेरा ख्याल है कि ये गलत हुआ है। नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है, उसके साथ बहुत सारे और लोगों की साथ ज़्यादती हुई है, और अगर वो ज़्यादती सुप्रीम कोर्ट के जजेस दोबारा देख लें कि ये जजमेंट ठीक है या नहीं है, तो इसमें कोई क़यामत नहीं आनी थी। क्या ठीक है, लेकिन रजवाना साहब, आप क्या समझते हैं कि इस तमाम सूरत हाल के बाद अब मुस्लिम लीग नून क्या समझती है कि वे फॉरवर्ड क्या है फिर ख़ास तौर पर इस मामले पर? मैं समझता हूँ कि इस फैसले के बावजूद ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके 5 साल की नाअहली रखी गई है, तो एक नया प्रोसेस शुरू होगा। आइंदा इलेक्शन के नॉमिनेशन फॉर्म जब फाइल किए जाएंगे, ये जरा इसको जरा गौर से सुनिएगा, मेरे दोनों दोस्त बैठे हैं, सारे कानूनी माहिरीन हैं माशाल्लाह, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर बोथ ऑफ देम। तो उस वक्त ये एक होगा कि जो लोग ताहयात नाअहल हैं, ताहयात नाअहली को मियां नवाज शरीफ के साथ अटैच नहीं करना चाहिए। कई सारे ऐसे लोग हैं जिसमें हम भी वकील थे, एक केस मैंने किया, 2 शनाख्ती कार्ड रखने पे इस्तेमाल भी नहीं हुए और ताहयात नाअहली हो गई। तो बड़े बड़े किस्से इसमें है, बस कुछ इसमें जो है ना बातें अब खोलने की नहीं है, वक्त गुजर गया। तो नॉमिनेशन पेपर की स्टेज से जब बात चलेगी तो जो आदमी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हवाले से ताहयात नाअहल है, तो वो एक आर्गूमेंट लेगा उसका मुखालिफ कि ये तो ताहयात नाअहल है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, ठीक है जी। तो उस पर ये क्वेश्चन दोबारा चलते चलते नॉमिनेशन पेपर की एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, अपीलें, रिट पिटीशन, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और इस नॉमिनेशन प्रोसेस में फिर ये बात होगी
कि वो जो फैसले ताहयात नाअहली के हैं उनकी इंटरप्रिटेशन होगी, और साथ ही ये होगा कि जो 5 साल की नाअहली है वो अब इस इलेक्शन में इन लोगों के लिए होगी। अगर ये कोई ऐसा काम करते हैं जिसे ताहयात नाअहली की बजाय वो 5 साल की नाअहली होगी, तो वहां पे ये फैसला होगा। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस फैसले को किया और रिव्यू की बात कर रहे थे, तो मैं ये समझता हूँ कम से कम जहां सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी ताकत है कि आर्टिकल 63A की तशरीह करते हुए आइन को रीराइट कर दिया और आर्टिकल 95 रिलेटेड टू दी नो कॉन्फिडेंस को रिडंडेंट कर दिया कि आप अदम एतमाद तो कर सकते, वोट नहीं गिना जाएगा। तो वहां पे क्या रिव्यू की पावर्स को एनलार्ज विद इंटरप्रिटेशन ऑफ द पावर्स ऑफ द रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नहीं किया जा सकता था कि सुओ मोटो केसेस में अपील का हक नहीं है, तो कम से कम सुओ मोटो केसेस में जब रिव्यू आए तो उसका स्कोप एनलार्ज कर दे, और दूसरी बात ये कि उसको लार्जर बेंच में भेज दे। एक केस मेरे ज़हन में आता है, वो साकिब निसार साहब ने गालबन एक फैसले में, रिव्यू के फैसले में जब वो रिव्यू आया तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे गालिबन वो रिटायर हो चुके थे, और उन्होंने वो रिव्यू पिटीशन उस जितने जज साहबान पर मुश्तमिल वो बेंच था जिन्होंने फैसला किया, जिसके फैसले की रिव्यू पिटीशन आई, उसको उन्होंने लार्जर बेंच में भेज दिया। तो ये तशरीह करते हुए कुछ तो कर सकते थे, और अपने रूल्स की अमेंडमेंट के लिए तो फुल कोर्ट का इजलास बुला लेते। बड़े अरसे से वावेला है, सियासी पार्टियों को एक तरफ रख दे, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट की सबने शोर मचाया कि जी आप सुप्रीम कोर्ट जब रूल्स है उसकी अमेंडमेंट करें, अर्जेंट केसेस लगाएं, 6-6 महीने स्टे नहीं मिलता, तो इसको एनलार्ज किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर टू डू द कंप्लीट जस्टिस। आर्टिकल 185 देख ले, 187 देख ले, बाकी कवानीन देख ले। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कम से कम इसमें अपना रिव्यू के पावर का स्कोप एनलार्ज कर देते। दूसरी बात यह है कि केसेस की फिक्सेशन की बात थी, प्रोसीजर की बात थी, तो अपने रूल्स को अमेंड करें। कब से ये पिटीशन पड़ी हुई है, तो सिर्फ उन्होंने असेंबली के जाने के बाद इसको डिसमिस करना था, तो कम से कम इस्लाह तो कर लेते। जो चीजें काबिल इस्लाह थी सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर के हवाले से, रूल्स के हवाले से, वो तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती थी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस पिटीशन। तो मैं समझता हूँ इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, in the larger interest of the profession and in the larger interest of the litigant people, अब भी वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट बिठा के इन चीजों को ज़ेर बहस लाया जाए, और जितनी तनकीद कम होगी मेरे अदलिया पे, मेरे पाकिस्तान की अदलिया पे, उतनी हमारे साहब आप साथ ही रहे। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं नाजरीन। शोएब शाहीन साहब के सामने एक सवाल रखते हैं कि वो इस फैसले की तशरीह कैसे करते हैं कि क्या वाकई इस फैसले के बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते, या फिर इलेक्शन एक्ट में जो गुंजाइश मौजूद है उसके तहत मियाँ साहब जो हैं वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। ये सवाल शोएब शाहीन साहब के सामने रखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इस वक्त जो कामरान मुर्तज़ा साहब और रजवाना साहब ने एक अहम नुक्ता रखा कि जब नामजदगी फार्म जमा होंगे तो उस वक्त ये मामला आ सकता है और इलेक्शन कमीशन हो या फिर अदालत हो, उसमें ये दरख्वास्त जो है वो दायर हो सकती है किसी भी शख्स के खिलाफ कि वो ताहयात नाइल हैं और वो सदा याफ्ता हैं। शोएब शाहीन साहब से हम पूछेंगे कि जो आज का फैसला है, शोएब शाहीन साहब आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई इस फैसले के बाद जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है या जो राय सामने आ रही है कि मियाँ साहब जो हैं वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते, जहांगीर तरीन साहब इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते, आप इस फैसले की तशरीह कैसे करेंगे? देखिए, ये अभी सवाल हल तलब है, ये अदालतों में दोबारा जाएगा। पहला तो सवाल ये पैदा होता है कि आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने ये डिक्लेयर किया और डिटर्मिन किया कि इस 62(1)(f) के तहत जो नाअहल होगी, नाअहली वो ताहयात होगी। अब इन्होंने सादा कानून साजी के जरिए, सिंपल लेजिस्लेशन के जरिए, विदाउट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अभी इस केस में भी यही क्वेश्चन इन्वॉल्व था, तो क्या सादा कानून साजी के जरिए ये टाइम बाउंड कर सकती है ये लेजिस्लेशन? ये नहीं, क्योंकि अगर जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसकी तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोई ओपिनियन दी है और जजमेंट दी है, चूँकि उसके अंदर भी 62(1)(f) के तहत भी कोई टाइम बाउंड नहीं लिखा हुआ कि दिन के लिए होगा, ताहयात होगा, उसकी तशरीह की है, उसको इंटरप्रेट किया है। अब सुप्रीम कोर्ट की उस इंटरप्रिटेशन को जब तक आप वो एक्चुअल रीजनिंग ना आप चेंज करें
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का इम्पैक्ट तब खत्म हो सकता है कि जब उसके अंदर दी जाने वाली जो एक्चुअल रीजन है उसको आप चेंज ना करें। मसलन 62(1)(f में चेंज हो जाए कि जो एक्ट के तहत नाअहल होगा वो 5 साल के लिए होगा या 10 साल के लिए होगा, जो भी उसके अंदर है। बिल्कुल कानून साजी का इख्तियार है पार्लियामान को, बट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब जो सादा कानून साजी हुई है, क्या उसमें हो सकती है इलेक्शन एक्ट की तरमीम के बाद उस आईनी तरमीम में जो 62(1)(f की जो इंटरप्रिटेशन है, क्या वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी? ये हल तलब है। अगर ठीक है, लेकिन शोएब शाहीन साहब, इसी के साथ साथ अब हम कामरान साहब की तरफ अगर चलें। कामरान साहब, आपके सामने अगर सवाल रखें तो असेंबली तहलील होने के बाद अब सबसे बड़ा अहम सवाल ये है, और आपके ऊपर, क्योंकि आप हुकूमत के इत्तेहादी थे, PDM की जो सरबराही है वो आपके पास थी, JUIF के पास थी। अब ये कहा जा रहा है कि इंतखाबात कब होंगे, अब ये भी तासुर दिया जा रहा है कि शायद फरवरी में हो। इस तमाम सूरत हाल में आप क्या देख रहे हैं कि वाकई 1 साल तक आपको इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे? हुकूमत नहीं थी, PDM में शामिल जमातें भी इस हुकूमत में थी, और इसमें जो मेन किरदार था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का था, और साथ पीपल्स पार्टी थी, हम थे, और पार्टियां भी थी। तो इसको ये कहना कि PDM की हुकूमत थी, PDM की हुकूमत नहीं थी, इसमें काफ़ी सारी पार्टियां थी। जी सर, ANP भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, जो हिस्सा नहीं थे पीपल्स पार्टी ANP इसका हिस्सा नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब कल से जो है वो हुकूमत छोड़ दी गई है। अब हम हुकूमत में नहीं है, गो के प्राइम मिनिस्टर बरकरार हैं, और एक दिन और बरकरार इस तरह से रह सकते हैं कि कल तक इन्होंने फाइनल करना है, और कल तक अगर फाइनल ना हुआ तो फिर पार्लियामानी कमेटी, फिर 2-4 दिन और भी रह सकते हैं पार्लियामानी कमेटी, और उसके बाद अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन। तो हुकूमत जिसकी भी थी, हुकूमत इस वक्त ख़त्म हो चुकी है, और अभी बड़े लिमिटेड पर्पज़ के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो चंद दिन और गुजार सकते हैं, जिसमें 1-2 दिन भी हो सकते हैं और 4-5 दिन भी हो सकते हैं। तो अब उसके बाद सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कराना हमारा काम है? इस सवाल को जो है ना वो आप आंसर कर लीजिए दस्तूर की रोशनी में। हमारा स्टैंड ये है कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। हमने सिर्फ इतना ही स्ट्रेच किया है कि 2 दिन पहले असम्बली तोड़ के हमने 60 डेज़ को 90 डेज़ कर दिया, मगर प्रैक्टिकली उसमें शायद हुकूमत के 2 दिन कम हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि वो मैक्सिमम 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाए, और वो अगर चाहे तो 20 दिन में भी करा सकता है, अगर वो शेड्यूल उसको परमिट करता है, और वो चाहे तो 60 दिन में भी करा सकता है, 70 दिन में भी करा सकता है। तो अब जो आपको जो लेकिन सर वो हल्का बंदियों का मामला भी तो है ना, इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां होनी है, तो उसमें JUI का इख्तलाफ है। उसमें JUI जो ये समझती है कि हल्का बंदी वाला मामला जो है ये ज़्यादती की गई है, ये स्टेज नहीं था लाने का। उसके साथ बलूचिस्तान के साथ ज़्यादती हुई है, 64 लाख की आबादी कम हुई है, और ये स्टेज नहीं था। अब हम अगर पिटीशन फाइल करते हैं तो फिर कल कहेंगे कि जी आप जानबूझ के आपने पिटीशन फाइल की है कि इसको मज़ीद डिले किया जा सके। नहीं फाइल करते हैं तो सूबे का एक हक जाता है। तो इसके ऊपर हमारे अंदर पार्टी ठीक है। तो सर वो हम रजवाना साहब का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं कि रजवाना साहब, आपका नून लीग का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था, वोट को इज्जत दो। अब आप पर हमेशा ये तनकीद भी होती है, यही आपका स्लोगन जो है वो दोहरा कर। अब नून लीग क्या देख रही है? क्या ये तासुर दुरुस्त है कि जानबूझकर मरदमशुमारी की मंजूरी दी गई ताकि हल्का बंदियां हों, टाइम गेन कर सके मुस्लिम लीग नून, मियाँ साहब जो हैं वो वापस आ सकें, मोमेंटम बन सके नून लीग के लिए? मैं गुज़श्ते से मैं उससे 2 कमेंट्स दूंगा। जो पिछली गुफ्तगू चल रही थी ना असेंबली के कानून पास करने की और वज़ीर आज़म को घर भेजने की, तो बातें करूंगा सिर्फ मुख्तसर कि पार्लियामेंट की बालादस्ती कहाँ गई, और क्या आर्टिकल 184(3) सुओ मोटो पावर के कुछ फैसलों के मुताबिक क्या आर्टिकल 58(2)(b) जो मुर्दा हो गया उसकी जात ताज़ा हो गई कई दफा। ये 2 बातें मेरी आ गई। आपने अब बात की है जी कि हमारा मौक़िफ़ था कि वोट को इज्जत दो, हमारा तो अब भी मौक़िफ़ है, और किसी जमात का होना चाहिए कि वोट को इज्जत दो। जिससे वोट लेते हो उसका इज्जत एहतराम से मुराद ये है कि उसके मसाइल देखो, उसकी ज़रूरियात देखो, उसके लिए पॉलिसी बनाओ, उसके लिए मुल्क की तरक्की के लिए काम करो। इसमें तो 2 राय नहीं है। इसको क्योंकि हमने ऑप्ट कर लिया इस नारे को, ये इस बयानिए को, अदरवाइज तो ये एक पॉलिटिकल नारा हर किसी को कहना चाहिए कि
आई रिस्पेक्ट यू आर माई वोटर। अब बाकी बात यह है कि सेंसस वाली बात है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल काम है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने उसकी मंजूरी दे दी है, उसमें मुस्लिम लीग नून का नाम लेते हैं। मखलूत हुकूमत है भाई, 13 जमातें हैं, वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब थे और कुछ दिनों के लिए है, वहाँ 13 जमातें मखलूत जमातें हैं, सारा मलबा उठा के मुस्लिम लीग मुंह पे डाल देते हैं। इस पर तो मैं बड़ा हैरान हूं। उज़मा के मनसब पर तो आप थे, तो आप पे ज्यादा जिम्मेदारी आयद नहीं होती है। नहीं, ज्यादा की बात नहीं है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सारे लोग होते हैं, चीफ मिनिस्टर सिंध, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान, दूसरे चीफ मिनिस्टर, तो सारे वो वजीर आजम के जेर असर है। ये बात नहीं है। आप देखें इस बात को इस तरह से दें कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का एक फैसला है। रजवाना साहब, अगर इजाजत दें तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले लें। ब्रेक का कहा जा रहा है, बाद हम यहीं से गुफ्तगू दोबारा शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शोएब शाहीन साहब से बात करेंगे। सर ये बताइएगा शोएब शाहीन साहब कि अब जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे लेकिन ये जो इंतखाबात में ताख़ीर का एक तासुर दिया जा रहा है, इसमें तहरीक इंसाफ क्या अदालत से रुजू करेगी? ये जो तमाम एक मरहला था कि हल्का बंदियाँ होंगी, सेंसेस हो गया, हम क्या ये तवक्को करें कि तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में इन फैसलों के खिलाफ अदालत से रुजू करेगी? देखिए, पहली बात तो ये आपको एक बात बता दूं, 30 अप्रैल को ये मरदमशुमारी का सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ। अगर ये चाहते थे नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन कराना, अगर इनकी नीयत दुरुस्त थी तो ये मई में नोटिफाई करते। मई, जून, जुलाई, अगस्त तक ये सारे हल्का बंदियाँ, सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता। ये 60 डेज में या 90 डेज में इलेक्शन हो जाते। इसमें किसी किस्म का कोई अभाव नहीं था। फिर इसमें कुछ हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें पीपल्स पार्टी सरफहरिस्त है, माजरत के साथ मैं ये कहूँगा कि उनका दोगलापन देखें। थ्रू आउट वो कहते रहे कि हमने इस सेंसस की बुनियाद पर, बल्कि ये नून वाले भी ये सारे कहते रहे कि पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होगा, बल्कि मुराद अली शाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं CCI में बैठ के ये इसकी शदीद मुखालफत करूँगा। वहाँ जाकर के कंसेंट दे आए और जाकर कह दिया कि नहीं जी, नए सेंसस के मुताबिक करें। और फिर नया सेंसस वाला नोटिफिकेशन या CCI की मीटिंग ये आपने मई में क्यों नहीं रखी? आपने जून में क्यों नहीं रखी? जुलाई में क्यों नहीं रखी? जी, मई में क्यों नहीं रखी? सही है सर यही सर अगर जवाब हम रजवाना साहब से ले लेंगे, सर ये आपने पहले मंजूर क्यों नहीं की ताकि वक्त पर इंतखाबात हो सके? एडिशनल ग्राउंड इसमें ये है कि CCI की जो कंपोजिशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए कि दो जो सूबों के वज़ीर आला बैठे हुए हैं उनको ये अख्तियार नहीं है कि कोई मेजर पॉलिसी डिसीजंस करें। वैसे भी गैर आईनी है, लेकिन मेजर पॉलिसी। तो रजवाना साहब, सर आप इत्तफाक करते हैं जो शोएब शाहीन साहब नुक्ता उठा रहे हैं सर, कि इत्तफाक तो वकीलों का आपस में कभी नहीं होता जब तक कि एक ही फरीक के वकील ना हो। अनफॉर्चुनेटली हम लोग मुख्तलिफ फरीकों के वकील हैं। इत्तफाक हो जाए तो क्या ही खूबसूरत बात है। ये सेंसस के बारे में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, गालिबन 2021 या 22 में PTI की हुकूमत थी, तो उस वक्त भी जो है ये फैसला किया गया था कि आने वाले 2023 के या 24 के जो भी इंतखाब जब हो गया तो वो नई मरदमशुमारी पर किए जाएंगे। अब वो फैसला भी है इनका अपना। तो मेरी नजर में है कि वो नई मरदमशुमारी का फैसला अभी तक फील्ड में है। चाहे ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की अब भी मीटिंग ना होती, सिर्फ नोटिफाई करने के लिए मीटिंग होती, तो फैसला तो वो था कि इस पर कराए जाएंगे। दूसरी बात ये है, ठीक है, इसके बाद हम पर तनकीद होती थी। ठीक है रजवाना साहब, टाइम थोड़ा है सर, अगर कामरान साहब का हम कमेंट ले लें इसमें। कामरान साहब, दो मुख्तसर सवाल होंगे। एक तो इलेक्शन का मामला क्या JUIF अदालत से रुजू करेगी? दूसरा, जो निगरान वजीर आजम का मामला है, क्या आप देख रहे हैं कि सादिक संजरानी साहब का भी उसमें नाम है, या उसमें ताखीर की वजह JUIF क्या समझती है? देखिए, उसमें एक चीज़ आप जहन में रखिए, दो हाउसेज में से एक हाउस चला गया, एक हाउस जो है उसको कंटिन्यूटी होती है, वो बरकरार है और वो रिजॉल्व कर चुका है कि इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए। तो जब इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए, ये हाउस रिजॉल्व कर चुका है विद कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टीज, तो फिर मेरा ख्याल है उसके बाद उस रेजोल्यूशन को तोड़ना, ख़राब करना, ये बुरी बात होगी। तो आप अदालत जाएंगे सर? है हमारा, जब एक अदालत से बाला अदारे ने, अपर हाउस ने आपके ये तय कर दिया कि रेजोल्यूशन के ज़रिए कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, तो फिर अदालत जाने का फिर वक्त कोई काज ऑफ एक्शन नहीं है।
अच्छा, ठीक है कामरान साहब, बहुत शुक्रिया। रफ़ीक रजवाना साहब आपका, शोएब शाहीन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मज़ीद कुछ सवाल थे कि निगरान सेटअप जो है उस हवाले से ताहाल जो है हतमी फ़ैसला क्यों सामने नहीं आ सका। आज जैसे हमने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि सदर साहब ने भी ख़त लिख कर कल तक जो है वो नाम भी मांग लिए, लेकिन अब टाइम जो है वो हमारे पास मज़ीद नहीं था कि मज़ीद सवाल रख सकें। आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।